जय हिंद दोस्तों। आपका आपके अपने डेल्टा प्लस करियर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का अपना ये जो वीडियो होगा वो एक थोड़ा सा सोशल मीडिया पे जो एक वीडियो छाया हुआ है उस पर है। मैंने भी वो वीडियो देखा, आपने भी देखा होगा। हरियाणा की किसी कोचिंग की एक मैडम, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना उस इंस्टीट्यूट का नाम लेना चाहूँगा, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था इन दिनों कि सरकार जो है वो हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है, यानी उनको ठेके पे देती जा रही है। जैसे रेलवे को दे दिया, उसके बाद में अब आर्मी को दे रही है, स्वास्थ्य को दे रही है, अब शिक्षा को भी देने जा रही है। जनरली होता क्या है कि हम किसी एक पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं इस पार्टी की विचारधारा से मैं किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित नहीं हूं, तो वो ये मान लीजिएगा सफेद झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी की विचारधारा से प्रभावित ना हो या कोई किसी की विचारधारा से असहमत ना हो। सबके अपने एक विचार होते हैं और विचारों में मतभेद होता है, लेकिन उनको लेकर के आप गलत भ्रांतियां फैलाते हो, ये चीज गलत है। उन मैडम साहिबा ने क्या कहा कि हरियाणा सरकार हमारे यहां ऐसा कर रही है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे फीस के रूप में 500 रुपए लिए जा रहे हैं पर ईयर के। और यदि वही बच्चा, ये तो लिए जा रहे हैं, लिए जाएंगे, और यदि यही बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उसे 1100 रुपए दिए जाएंगे। यही बच्चा अगर 1100 रुपए प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो इसे दिए जाएंगे। ये मैडम साहिबा ने पता नहीं कहां पढ़ लिया और ये बता दिया। मैंने काफी लोगों से पता किया, नेट पे भी सर्च किया, तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा सरकार ने एक संस्कृत विभाग के लिए अलग से कुछ स्कूलें चालू की है। उन संस्कृत स्कूलों में जो 1 से 8 तक के बच्चे हैं और बड़ी क्लास के बच्चे हैं, उनसे 500 रुपए ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, केवल संस्कृत स्कूलें जो खुली है उनमें उन बच्चों से 500 रुपए लिए जाएंगे और वो पैसे उन्हीं बच्चों पे खर्च किए जाएंगे। जैसे उनको अच्छी सुविधाएं देने के लिए उनको यूनिफॉर्म दी जाएगी, उनके लिए फर्नीचर वगैरह। मतलब अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन लेता है, अगर उनसे 500 रुपए ले लिए जाए तो मैं नहीं समझता कि कहीं ज्यादा है। और सरकार ने कर रखा है कि 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों की आरटीई के तहत, हमारे यहाँ आरटीई का जो एक्ट लगता है, राइट टू एजुकेशन, उसके तहत आप 1 रुपया भी फीस नहीं ले सकते। तो मैडम साहिबा यही गलत हो जाती। पहली चीज तो अगर किसी बच्चे से 8वीं तक 1 भी रुपया गवर्नमेंट स्कूल में अगर फीस के तौर पे लिया जाता है तो ये एक कानूनी, गैर कानूनी तरीका है, यानी एक तरह से गुनाह है, तो वैसे ही नहीं ले सकती। और बड़ी क्लासे में जैसे ही बच्चा 9th में आता है, ठीक है, मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूं, ठीक है, गवर्नमेंट फील्ड में हूं, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और जैसे ही बच्चा 9th क्लास में आता है तो हर स्टेट में, हरियाणा की स्पेशल नहीं है, हर स्टेट में एक विकास शुल्क के तौर पे एक पैसा बच्चे से लिया जाता है, कहीं 400, कहीं 500, कहीं 300, ठीक है। और 9th क्लास से ऊपर अगर स्टडी कर रहा है तो पूरी साल के इतने पैसे कोई मन नहीं समझता कि ज्यादा है, ठीक है, कोई भी बच्चा वहन कर सकता है। और उन मैडम साहिबा से यह भी पूछने वाला कोई होना चाहिए कि आप खुद एक गवर्नमेंट टीचर हो तो क्या आप ईमानदारी से अपना काम करते हो? आप यूट्यूब चैनल पर दिन रात इतनी मेहनत करते हो केवल पैसा कमाने के लिए, क्या उसका 10% भी, 10% तो छोड़िए, 5% भी क्या आपने मेहनत उन बच्चों पे की जिनके लिए सरकार आपको पैसा देती है? सरकार में हम 1000 गुना निकाल देंगे, उसमें कमी 1000 निकाल देंगे। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या कहां है कि हम जो भी हमें समस्याएं दिखती है उसका ठीकरा हम सरकार पे थोप देते हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारियां नहीं लेते। हर आदमी भ्रष्टाचार है, यहां पर भ्रष्टाचारी है, किसी को भी देख लो, और जिसको जहां मौका मिलता है वो भ्रष्टाचार करता है। उदाहरण के तौर पे अभी कोविड था, आपने देखा होगा सब्जी वाला कभी भ्रष्टाचार कर सकता है कि क्या करेगा भ्रष्टाचार, यहां पर नहीं सोचेंगे, लेकिन वही सब्जी वाला 50 रुपए की सब्जी 500 रुपए में भी बेच रहा था। मेडिकल वाले
जो दवाई 50 रुपए की थी उसे 50,000 तक भी बेच रहे थे। हम केवल सरकार को दोष देते हैं कि भ्रष्टाचार करती है। भ्रष्टाचार हर व्यक्ति करता है, अगर किसी के बस में हो तो वो सब भ्रष्टाचार करते हैं। सरकार किसी का कोई मानस नहीं है कि वो स्कूल का प्राइवेटाइजेशन करे, अगर करे तो उसमें कोई बुराई भी नहीं हो सकती। अगर कोई सरकारी टीचर अपनी स्कूल में जाकर के मेहनत नहीं करता, बच्चे को शिक्षा नहीं देता, तो उसको प्राइवेट करने में कहां दिक्कत है, ये बताइए। आप अपना काम अगर ईमानदारी से नहीं करोगे तो परिवर्तन तो होगा, और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेटाइजेशन कर दो आप, लेकिन अगर आप गलत तथ्य अगर प्रदर्शित करके सरकार की छवि धूमिल करोगे तो वो चीज गलत है। अब उन्हीं मेम साहिबा ने क्या कहा कि सरकार ने पेंशन बंद कर दी 2004 में, पेंशन बंद कर दी और हमें पेंशन नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलेगी, उसके पीछे क्या रीजन है, उसको बिना क्लासिफाइड किए हुए, अगर आपको ये गलत लगता था तो आप इसके विरुद्ध में आवाज उठाते। उस समय तो नहीं उठाई किसी ने, और कई उठा रहे हैं तो वो अपनी जगह सही हो सकते हैं। और कई सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ अपने यहाँ पुरानी पेंशन लागू भी कर दी, जैसे राजस्थान सरकार ने कर दी, छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दी, और भी आने वाले समय में हो सकता है कई सरकारें कर देगी। लेकिन क्या कभी सोचा है कि एनपीएस में भी नुकसान था कि फायदा था? एनपीएस यानी कि जो नई पेंशन स्कीम है, इसमें क्या था, कई लोग जो सरकारी नौकरी में है वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं है उनको तो भ्रांतियां फैला करके गुमराह किया जा रहा है। इसमें यह था कि आपकी सैलरी का 10% हिस्सा कट जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 10,000 रुपए सैलरी मिलती है, आप इसको समझिए, तो आपको 9,000 रुपए ही मिलेंगे, 1,000 रुपए आपके जमा हो जाएंगे, और प्लस 10% आपको गवर्नमेंट देगी, यानी कि 1,000 रुपए सरकार और देगी। आपके कितने रुपए जमा हो गए? 2,000। कितने रुपए जमा हो गए? 2,000। अब आप सोचिए, यह सिस्टम तब तक चलेगा जब तक कि आपकी नौकरी है। मान लीजिए आप 25 से 30 साल की उम्र में नौकरी लगी, तो आप लगभग 30 से 35 साल तक नौकरी करोगे। 30 से 35 साल तक नौकरी करोगे, और इस नौकरी के दौरान आपका 20% पैसा आपकी सैलरी का जमा होता है। आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी पर ईयर, उस सैलरी का 20% पैसा जमा होता है आपके अकाउंट में, और ये पैसा जमा होता तो है और ये मार्केट में लगता है, और मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, यानी आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है एक तरह से। और जब आप रिटायर होगे तो 20-25 साल तक आपकी वर्तमान सैलरी का बढ़ता बढ़ता जितनी सैलरी आपकी हर साल होगी उसका 10% आपका कटता जाएगा, और 10% सरकार जमा करेगी। अब आप सोचिए, ये पैसा जो हो जाएगा वो किसके पास आएगा? वो आप ही के पास आएगा। अब आप सोचिए, अगर आप रिटायर्ड होते हो, अब आप रिटायर होते हो और आपको ये पैसा नहीं मिलता, और अब आपको पेंशन के रूप में पैसा मिलता, तो भाई 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाला कितने साल तक जिएगा इंडिया में? इंडिया की एवरेज जो उम्र है वर्तमान में वो 65 साल है। कितनी है? 65 साल, यानी कि आदमी खत्म हो जाता है। मैं आपकी उम्र माप लेता हूं 75 साल। 75 साल एक स्वस्थ व्यक्ति मान लीजिए जी भी ले, यानी 15 साल आप एवरेज क्या लेने वाले हो? पेंशन लेने वाले हो, जबकि आपको सरकार 30 साल तक आपकी सैलरी का 10% दे रही है। और फिर पेंशन कितना परसेंट मिलेगी? पूरी सैलरी तो तब भी नहीं मिलने वाली। आपको बेसिक का कितना मिलेगा? 50%, यानी कि आधा। और 20% गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको दे रही है, और वो 35 साल तक दे रही है, और उसमें ब्याज भी आपको मिलता। आपको एक मुश्त खूब सारा पैसा मिलता। हो सकता है सब इसका अपना अपना ओपीएस एनपीएस का अपना अपना अलग अलग मेथड निकाले, ठीक है, अलग अलग, कोई हर चीज के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, उस पर डिबेट हो सकती है, किसी को दोष दिया जा सकता है, लेकिन गलत तथ्य रख करके उसके सामने प्रस्तुत करना थोड़ा सा गलत होता है। अब यहां पर उन्होंने क्या कहा कि फिर धीरे धीरे क्या करेगी सरकार कि बच्चे इस 1100 के लालच में प्राइवेट स्कूल में जाने लग जाएंगे। क्या हमारे देश की जनता, हमारे देश की पब्लिक इतनी कमजोर है जो 1100 रुपए के लिए अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में ना भेज के प्राइवेट में भेजेगी? प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं, इसका रीजन सब जानते हैं। आंख बंद करके सरकार को गाली देने से कोई मतलब नहीं होता। प्राइवेट स्कूल में हम इसलिए जाते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े,
वो हाई एजुकेशन ले, वो दुनिया के स्तर पर अपने आप को बनाए रखे, इसलिए हम प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजते हैं। और हम दोष देते हैं कि सरकार भी इंग्लिश मीडियम स्कूलें बना रही है, वहां भेजिए ना। हमारे राजस्थान में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोल रही है, कितनी हजारों की संख्या में स्कूलें खोली है, भेजिए ना आप वहां पर। क्या वहां एजुकेशन नहीं मिलेगी आपको? बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी। लेकिन सरकार को बदनाम इस तरह से कर देना कि ये एजुकेशन का भी प्राइवेटाइजेशन कर देगी, बाद में लास्ट में कहेगी सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं है इसलिए हम स्टाफ को नहीं रखेंगे, भर्तियां बंद कर देंगे। क्या ऐसा हुआ है या पहले कभी हुआ है? ठीक है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। भाई रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो क्यों फिर रेलवे जली थी? अभी क्यों ट्रेनें चलाई थी बिहार में? नौकरी के लिए जो चलाई थी। तो जब ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन हो गया तो नौकरियां कहां है आपके पास? कौन सी रेलवे में आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हो? क्यों बड़ी बड़ी कोचिंगें रेलवे की तैयारी करवा रही है? बताइए ना मेरे को। यूट्यूब चैनल बना लिया अपना, खड़े होकर के सरकार को गालियां दे रहे हो, सिस्टम को गालियां दे रहे हो, खुद अपने अंदर झांक के नहीं देखोगे कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं, समाज के लिए क्या कर रहा हूं, मेरे से जो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उन बच्चों को क्या दे रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं उनको नहीं देखूंगा। बस अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ करके मैं सरकार में दोष निकालूंगा कि सरकार ऐसा कर रही है। उन्हीं मैडम साहिबा ने यह भी कहा कि एक कृषि कानून आया था, काला कृषि कानून। भाई काला था, देखा था आपने? काला था, उसको पढ़ा था? बड़े बड़े एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो है वो ये कह रहे थे कि अगर ये कानून आता तो देश के किसानों की दशा बदल जाती। अब सरकार ने किस वजह से लिया वो एक डिबेट का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये कहना कि सरकार ने प्रेशर में आके ले लिया, इससे किसानों का बुरा होता, तो अभी कौन सा क्या किसानों का भला हो रहा है? जो बड़े किसान है उनका तो पहले भी भला था, बाद में भी भला था, और उन्होंने नहीं ये बड़े बड़े आंदोलन किए। छोटा किसान तो तब भी मर रहा था, आज भी आत्महत्या कर रहा है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी, बिहार के गरीब किसान, छोटे किसान जो है वो तो आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। उनको बचाने का रास्ता निकालो ना, लाओ निकालो। लेकिन हम परिवर्तन नहीं होने देंगे देश में। जो भी परिवर्तन होगा उसके खिलाफ हम मुद्दा लेकर के डंडा खड़े हो जाएंगे सड़कों पे। विरोध करना आसान है, उसको समझ करके उसको इंप्लीमेंट होने तक का इंतजार नहीं करेंगे हम। ये चीजें गलत है। तो मैं उन मैडम साहिबा को भी और ऐसे टीचरों को भी और ऐसे बुद्धिजीवों को भी जिनकी बातें बच्चे सुनते हैं, नौजवान सुनते हैं और देश में उनके तथ्य सुने जाते हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा कि समाज को और देश को अगर सदृढ़ बनाना है, देश को आगे लेके जाना है, हमारे देश को अगर विश्व की महाशक्तियों में आपको शामिल करना है, तो हमें सरकार का विरोध उतना ही करना चाहिए जितना योग्य हो। जितना आपको लगता है कि इस विरोध से हमारा कहीं नुकसान हो रहा है तो उसका विरोध करो। और ऐसा नहीं कि सरकार कोई विदेश की है, हमारी सरकार है। हमारी अगर सरकार को लगेगा कि जनता के हित में नहीं है तो उसे अपना फैसला वापस लेना होगा। लेकिन गलत भ्रांतियां फैलाना यह बिल्कुल ही गलत है। वो मैडम साहिबा किसी एक दल की विचारधारा से प्रभावित है, और उनके एक वीडियो नहीं, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, उनकी बातों में किसी एक दल की विचारधारा झलकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किसी एक विचारधारा से प्रभावित नहीं हूं, मैं सभी की विचारधारा उससे प्रभावित होता हूं। जो अच्छी है, जो अच्छी नहीं है, मैं उनसे प्रभावित नहीं होता। किसी भी दल का हो, हर दल में अच्छाइयां होती है, बुराइयां भी होती है। भाजपा मोदी सरकार है तो अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी है। केजरीवाल सरकार है, अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी है, और बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी कोई परफेक्ट नहीं होता। जो व्यक्ति काम करता है उसके काम में कुछ गलतियां रह जाती है, लेकिन उन गलतियों को यह नहीं कि अपन गलत तरीके से उसको प्रदर्शित करें। और ये 1100 रुपये वाला खेल तो यह था कि सरकार ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने यह किया था कि जो भी बच्चे कोविड की वजह से अनाथ हुए, जिनके माता पिता खत्म हो गए, उनकी किसी स्कूल में फीस नहीं लगेगी, भले वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। ये डिसाइड किया था। तो मैडम साहिबा पहले पूरे तथ्य जान लीजिए, उसके बाद में आप यूट्यूब पे आकर के अपने विचार रखिएगा। तो सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि देश को अगर मजबूत बनाना है तो ईमानदारी से अपनी मेहनत कीजिए, सही तथ्यों को अपने सामने रखिए और देश को आगे ले जाने के लिए
ईमानदारी से काम कीजिए और बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाइए ताकि हम देश का सुनहरा भविष्य लिख सके। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।